हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको व्यक्तित्व का एक पार्ट बना दिया। आज मैं व्यक्तित्व का दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। यानी पहले वाले पार्ट में मैंने आपको व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ, व्यक्तित्व की डेफिनेशन, व्यक्तित्व के सिद्धांत और व्यक्तित्व के प्रकार बता दिए थे। इस वाले पार्ट में दोस्तों मैं आपको व्यक्तित्व को विधियाँ बताऊँगा, व्यक्तित्व प्रदान करने वाले कारक। अगर पर्सनैलिटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखा जाए तो दोस्तों एक तो उसके टाइप्स होते हैं और एक उसकी विधियाँ होती हैं। टाइप से कंपलसरी क्वेश्चन आता है और एक आता है उसकी विधियों से, और कभी कभी उसकी डेफिनेशन आती है। तो दोस्तों बात करते हैं आज व्यक्तित्व की विधियों की। अब दोस्तों क्वेश्चन एक ये आता है कि व्यक्तित्व की विधियाँ कितनी होती हैं। तो दोस्तों व्यक्तित्व की विधियाँ होती हैं 4। अब देखो कौन कौन सी। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक होती है व्यक्तिनिष्ठ या आत्मनिष्ठ विधि। ठीक है दोस्तों, व्यक्तिनिष्ठ या आत्मनिष्ठ विधि। उसके बाद दूसरी आती है वस्तुनिष्ठ विधि। ठीक है दोस्तों, तीसरी आती है मनोविश्लेषणात्मक विधि। मनोविश्लेषणात्मक विधि। उसके बाद नेक्स्ट आती है दोस्तों प्रक्षेपण विधि। ठीक है दोस्तों, इसको आप इंपॉर्टेंट डाल लेना। अब किसी भी एग्जाम में बैठेंगे शिक्षक या शिक्षक के क्षेत्र में, तो प्रक्षेपण विधि से एक क्वेश्चन आपका कंपलसरी होता है दोस्तों। अब पहले क्वेश्चन ये आता था कि व्यक्तित्व की विधि कितनी है, 4 होती हैं, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस वाली विधि से पूछा जाता था। अब कैसे होता है कि इसके अंदर और विधि आती है, इसके अंतर्गत और आती है, इसके और इसके, फिर इसमें से लेके फिर ये पूछता है कि इनमें से कौन सी विधि किसके अंतर्गत आती है। अब इसके जनक की बात करें दोस्तों, तो इसके जनक हैं बर्कले, इसके जनक हैं दोस्तों फिशर, इसके जनक हैं सिगमंड फ्राइड, और इसके भी जनक दोस्तों सिगमंड फ्राइड है। ठीक है दोस्तों, अब समझना, उसने पूछा कि व्यक्तिनिष्ठ आत्मनिष्ठ विधि के जनक कौन है, बर्कले। वस्तुनिष्ठ विधि के जनक कौन है, फिशर है। मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक कौन है, फ्राइड है। प्रक्षेपण विधि के जनक कौन है, फ्राइड है। अब सुनो नोट डाल के, क्या होता है। सर्वप्रथम प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग फ्राइड ने किया था। प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, फ्राइड ने। अगर उसने पूछा प्रक्षेपण विधि के जनक कौन है, फ्राइड है, और सर्वप्रथम प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग किसने किया था, सिगमंड फ्राइड ने। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये आता है प्रक्षेपण का अर्थ। व्यक्ति के चेतन और अचेतन मन, चेतन और अचेतन मन के विचारों को जानना। अब समझना क्वेश्चन दोस्तों, अगर उसने पूछा कि व्यक्तित्व की विधियां कितनी है, दोस्तों आपको लगानी 4। कौन कौन सी, व्यक्तिनिष्ठ आत्मनिष्ठ विधि, इसके जनक कौन है, बर्कले। वस्तुनिष्ठ विधि के जनक कौन है, फिशर। मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक कौन है, सिगमंड फ्राइड। प्रक्षेपण विधि के जनक कौन है, सिगमंड फ्राइड। ठीक है, अब उसने पूछा कि सर्वप्रथम प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग किसने किया, फ्राइड ने। दूसरा, प्रक्षेपण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो व्यक्ति के चेतन मन और अचेतन मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, जो विचार आते हैं, उनको जानना किस में होता है, प्रक्षेपण विधि में। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना इसका दोस्तों, जो भी लेना चाहे तो। ठीक है, साफ कर दें। अब देखा है,
अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं दोस्तों। देखो समझना, सबसे पहले हेडिंग डालिए व्यक्तिनिष्ठ विधि। अब इस विधि के अंतर्गत कौन कौन सी विधि आती हैं? देखो दोस्तों, पहली होती है व्यक्ति इतिहास विधि। दूसरी होती है दोस्तों आत्म कथा विधि। तीसरी होती है दोस्तों साक्षात्कार विधि। नेक्स्ट होती है प्रश्नावली विधि। ये विधि इस विधि के अंतर्गत आती है। आप इसके जनक कौन है? व्यक्ति इतिहास विधि के जनक कौन है दोस्तों? तो इसके जनक है फ्रेडरिक ली पिले। जीवन इतिहास विधि या व्यक्ति इतिहास विधि के जनक। इसके जनक कौन है? कार्ल पियर्सन। साक्षात्कार विधि के जनक कौन है? मर्टन और कैंडल। प्रश्नावली विधि की अगर नींव रखी तो स्टेनले हॉल ने। वर्गीकरण किया था जॉन बेस्ट ने, लेकिन जनक माने जाते हैं सुकरात। समझना दोस्तों, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद दूसरी विधि आती है हमारी वस्तुनिष्ठ विधि। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी दोस्तों आती हैं समझना। पहली आती है निरीक्षण विधि। दूसरी आती है वर्ग क्रम विधि। तीसरी आती है शारीरिक विधि। और नेक्स्ट आती है समाज रेखा चित्र विधि। इसके जनक हैं थॉर्नडाइक और जर्सील्ड। इसके जनक हैं जे.एल. मोरेनो, जो पिछले 69 में पूछी गई है। इसको इंपोर्टेंट डाल लेना, जो पिछले पेपर में पूछी गई है। उसके बाद तीसरी आती है दोस्तों मनोविश्लेषणात्मक विधि। ठीक है दोस्तों, इसमें कौन कौन सी आती हैं? स्वप्न साहचर्य विधि, और दूसरी आती है मुक्त साहचर्य विधि। ठीक है दोस्तों, ये इसकी आती हैं।
उसके बाद नेक्स्ट आती है चौथी प्रक्षेपण विधि। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं दोस्तों? पहली IBT, दूसरी TAT, तीसरी CAT, नेक्स्ट WAT, नेक्स्ट SCT, और बहुत सारी होती हैं। अब समझना यहाँ से दोस्तों, आपको कंपलसरी एक क्वेश्चन मिलेगा, वैसे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, समझो। अब अगर उसने पूछा कि व्यक्ति इतिहास विधि किस विधि के अंतर्गत आती है, तो एक ऑप्शन ये होगा, एक ऑप्शन ये होगा, और एक ऑप्शन ये होगा, एक ऑप्शन ये होगा। तो व्यक्ति इतिहास विधि किस विधि के अंतर्गत आ रही है? व्यक्तिनिष्ठ विधि के जनक। अगर उसने पूछा कि वर्ग क्रम विधि किस विधि के अंतर्गत आती है, तो वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत। पहले क्या होता था? पहले ये पूछता था कि व्यक्तित्व की विधियां कितनी, तो हमने बता दी 4 हैं, लेकिन अब वो घुमा के पूछ रहा है, यानी 1, 2, 3 और 4 ये तो बनेंगे ऑप्शन, और क्वेश्चन बनेंगे ये। और उसने पूछा कि समाज रेखा चित्र विधि व्यक्तित्व की किस विधि के अंतर्गत आती है, तो समाज रेखा चित्र विधि किस विधि के अंतर्गत आती है? वस्तुनिष्ठ विधि के जनक। अब पिछले 69 सुपर जो हुआ था उसमें पूछा गया कि समाज रेखा चित्र विधि के जनक कौन है? JL मोरिनो। अब उसने पूछा कि स्वप्न साचर विधि के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड। किस विधि के अंतर्गत आती है? मनोविश्लेषणात्मक विधि के अंतर्गत आती है। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है, जब मैं अभी इनको डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको पूर्ण रूप से, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अब उसने पूछा कि IBT यानी इंक ब्लॉट टेस्ट किस विधि के अंतर्गत आता है? प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आता है। प्रक्षेपण विधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, व्यक्ति के चेतन मन और अचेतन मन में जो विचार आते हैं, उन विचारों को जानने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रक्षेपण विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट कर लेना इसको, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, अब डालिए दोस्तों प्रक्षेपण विधि, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जनक कौन है? फ्रायड। ठीक है दोस्तों, अब इसमें सबसे पहले चलते हम रोर्सा, स्याही, धब्बा परीक्षण। अब इसको इंग्लिश में बोला जाता IBT। ठीक है, इसके जनक हैं हार्मन रोसा। अब इसकी सन की बात करें तो ये आया था 1921। अब उसने पूछा कि हार्मन रोसा कहां के निवासी थे, तो निवासी थे स्विट्जरलैंड के। ये कौन थे? मनोचिकित्सक। कई बार पूछा गया दोस्तों ये क्वेश्चन यूपी टेट में। अब उसने पूछा कि रोसा शाही धब्बा परीक्षण कौन सी ईयर में आया? 1921 में। इसके जनक कौन है? हार्मन रोसा। कौन थे? मनोचिकित्सक। कहां के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के। IBT की फुल फॉर्म लिखें, IBT इंक ब्लॉट टेस्ट। अब उसके बाद इसमें कार्डों की संख्या की बात करें, कार्ड, तो इसमें कार्ड थे 10। अब 10 कार्ड वो कितने भागों में बटे? वो 2 भागों में बटे। तो 5 थे स्त्री के लिए और 5 थे पुरुष के लिए। अगर वो ऐसे ना दे तो ऐसे भी दे सकता है। 5 थे काले सफेद और 5 थे बहुरंगीन। 5 थे
बहुरंगी। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद अगर उसने पूछा कि कुल कार्ड कितने हैं, कुल कार्ड कितने हैं, तो दोस्तों आपको लगाने 11। अब उसने कुछ संकेतों का प्रयोग किया इसमें दोस्तों, यानी हरमन रोसा ने अपने सिद्धांत में यानी अपने इस परीक्षण में कुछ संकेतों का प्रयोग किया जो धब्बा को, मैं अभी इसकी स्टोरी बताऊंगा। तो उन्होंने एक तो लिया है W, एक लिया है कैपिटल D, एक लिया है स्मॉल d, एक लिया है स्मॉल और कैपिटल D, और एक लिया है S। ठीक है, देखो सुनो। अब उन्होंने बोला संपूर्ण धब्बा देखकर विचार प्रकट करना। ये डी है दोस्तों, यानी बड़ा धब्बा देखकर विचार प्रकट करना। डी होता है छोटा धब्बा देखकर विचार प्रकट करना। डी असाधारण बड़ा धब्बा देखकर विचार प्रकट करना। सफेद धब्बा देखकर विचार प्रकट करना। ये है दोस्तों रोसा-शाही धब्बा परीक्षण। समझना, पहले मैं इसकी एक डेफिनेशन बता दूं थोड़ी क्या होता है कि इसमें कागज लिया जाता है और उस पर एक ऐसे बूंद डाली जाती है और उसको ऐसे फोल्ड किया जाता है। अब फोल्ड करने के बाद फिर उस पर एक कोई पिक्चर बन जाती है, किसी जानवर की बन जाती है, किसी मनुष्य की एक आकृति बन जाती है, और उस आकृति को देखकर व्यक्ति के मन में, मैंने आपको बताया था व्यक्ति के कौन से मन में, चेतन मन में और अचेतन मन में जो भी विचार आते हैं उन विचारों को इस प्रक्षेपण विधि के आधार पर जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। अब उसने पूछा कि इसमें जो थ्योरी होती है, जो परीक्षण, जो विचार होते हैं, वो 3 भागों में लिखे जाते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, समझना। अगर एक स्याही का धब्बा डाला, उसको फोल्ड किया, फिर उसके बाद देखा तो एक आकृति बननी है कि मनुष्य रो रहा है। अब ये छात्र को दिखाएगी तो व्यक्ति के यानी छात्र के चेतन मन और अचेतन मन में जो विचार आ रहे हैं उनको इस कार्ड पे लिखा जाता है, खाली वाले ब्लैंक कार्ड पे। अब पहले मन में उसको पहली स्टेज में उसे ये लिखना है कि उसे दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति रो रहा है, पहली स्टेज में उसने ये लिख दिया। दूसरी स्टेज में वो लिखेगा कि व्यक्ति रो रहा है, इससे पहले ऐसा क्या हुआ जो व्यक्ति रोने की स्थिति में आया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद तीसरा स्टेप ये आता है कि व्यक्ति रोने के बाद ऐसा क्या करने वाला है जो उसमें लिखा जाए, यानी वर्तमान, उससे पहले ऐसा क्या हुआ जो व्यक्ति रोने की स्थिति में आया, उसके बाद रोने की अवस्था में व्यक्ति क्या होने वाला है, वो इस वाली अवस्था में आता है। यानी व्यक्ति के 3 मन यानी 3 पार्टों में इस कहानी को लिखा जाता है। समझना दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लेना। अब उसने पूछा कि रोसा-शाही धब्बा परीक्षण के जनक कौन है, हरमन रोसा। कौन थे, मनोज चिकित्सक। कहाँ के निवासी थे, स्विट्जरलैंड के। उसके बाद ये कौन सी ईयर में आया, 1921 में। अब इसकी फुल फॉर्म इंक ब्लड टेस्ट। अब इसमें कार्डों की संख्या कितनी होती है, 10। 5 स्त्री के लिए, 5 पुरुष के लिए, 5 गर्ल्स के लिए, 5 बॉयज के लिए। अगर वो ऐसे ना दे फिर ये पूछे कि 10 कार्ड कैसे कैसे होते हैं, 5 काले सफेद या 5 बहुरंगीन। ये कई बार पूछा गया। अब उसने पूछा कुल कार्ड कितने। अगर दोस्तों उसने कार्ड पूछा है सिर्फ तो लगाने 10, अगर उसने कुल लगाया तो लगाने आपको 11।
अब ये जो 11 कार्ड होते हैं, यानी इस पे जो धब्बा होता है उसको रोसाशाही धब्बा परीक्षण हर बार रोसा ने इन भागों में बांटा, यानी कुछ संकेतक चिन्ह दिए हैं। अगर वो संपूर्ण धब्बा देखकर विचार प्रकट कर रहा है तो उसको सिंबल दिया W। अगर वो बड़ा धब्बा देखकर, यानी कोई बड़ा सा धब्बा देखकर उस पर विचार प्रकट कर रहा है, वो D है। यानी स्मॉल डी, कोई छोटा धब्बा देखकर उस पर विचार प्रकट करना, स्मॉल। अब कैपिटल और स्मॉल डी दोनों एक साथ आ रहे हैं तो असाधारण, यानी ज्यादा से ज्यादा बड़ा धब्बा देखकर उस पर अपने विचार प्रकट करना। इस एस पे आता है सफेद धब्बा देखकर उस पर विचार प्रकट करना। इनको दोस्तों आप जरूर याद कर लेना, 1 से 2 बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब उसके बाद आता दूसरा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। अंतर्बोध परीक्षण, इसको बोलते हैं दोस्तों TAT। इसके जनक है दोस्तों मॉर्गन और मुरे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अब इसकी सन की बात करें, ईयर की बात करें तो 1935 और 1938। ठीक है दोस्तों, अब इसकी फुल फॉर्म की बात करें TAT तो थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर कार्डों की संख्या बात करें तो यहां पर कार्ड होते हैं 30। 30 कौन कौन से होते हैं? 10 होते हैं स्त्री के लिए, 10 होते हैं पुरुष के लिए और 10 होते दोनों के लिए। अगर वो कुल की बात करें तो लगाने दोस्तों 31। अब ये दोस्तों जो 30 कार्ड होते हैं वो ऐसे लगाने आपको 10 + 10 + 10। अगर उसने पूछा कि TAT में कार्डों की संख्या कितनी होती है तो एक ऑप्शन में 30 यार और एक ऑप्शन में ये 10 + 10 + 10 आ रहा है, तो आपको इसको लगाना दोस्तों, क्योंकि 10 होते स्त्री के लिए, 10 होते पुरुष के लिए, 10 होते दोनों के लिए। अगर कुल की बात करें तो कुल कितने होते हैं? 11। इसमें भी ऐसे ही एक तरह से कहानी लिखी जाती है। अगर इसके जनक की बात करें तो TAT मॉर्गन मुरे। इसके ईयर की बात करें 1935 या 1938। इसके फुल फॉर्म की बात करें थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। ये क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आगे तीसरा बालकों का अंतर्बोध परीक्षण। ये होता CAT। इसकी जो ईयर है वो है 1948। ठीक है दोस्तों, समझ लो। इसको प्रस्तुत किया था डॉक्टर A कृष्ण ने, लेकिन जनक माने जाते हैं बेलक। इसके जनक कौन माने जाते हैं? बेलक। यानी प्रस्तुत किसने किया है? डॉक्टर A कृष्ण ने। जनक कौन माने जा रहे हैं? बेलक। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगर इसमें कार्डों की संख्या की बात करें तो कार्ड होते हैं 10। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें हम CAT की तो चिल्ड्रन एपरसेप्शन टेस्ट। ठीक है दोस्तों, इसके फुल फॉर्म की बात करें चिल्ड्रन एपरसेप्शन टेस्ट, ईयर 1948। प्रस्तुत किसने किया? डॉक्टर E कृष्ण ने। जनक कौन माने जाते हैं? बेलक। कार्डों की संख्या कितनी है? 10। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। वाक्य पूर्ति परीक्षण। इसको बोलते हैं SCT,
इसके जनक हैं पाइन। इसकी फुल फॉर्म की बात करें सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट। इसके जनक हैं पाइन। इसके जनक कौन है? मैंने लिख दिया उधर पाइन है। अब इसमें क्या होता है? वाक्य पूर्ति यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कैसे? जैसे हम बात करें राजा दशरथ के पुत्र थे, तो यहां पर लिखना होता है कितने पुत्र थे? 4। ऐसे इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करवाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है शब्द साहचर्य परीक्षण। शब्द साहचर्य परीक्षण। इसके जनक कौन है? गाल्टन। इसको बोलते हैं WAT। ठीक है। इसके जनक की बात करें हम तो गाल्टन और यंग। ठीक है। तो इसकी सन की बात करें तो 1879। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन ये आता है व्यक्तित्व की प्रक्षेपण विधियों में सबसे पुराना परीक्षण कौन सा है? तो ये सबसे पुराना परीक्षण भी है, सबसे पुराना परीक्षण भी माना जाता है इसको। ठीक है दोस्तों, सबसे पुराना परीक्षण कौन सा? शब्द साक्षर। इसकी फुल फॉर्म की बात करें WAT की, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, इसका एक बता रहा हूं, देखो जैसे उसने दिया, एक तो ये आ गया और एक ये आ गया। ठीक है दोस्तों, अब उसने दिया ABC, यहां पर दिया उसने कैट, यहां पर दिया उसने APPLE और यहां पर दिया बॉय। अब ये छात्र को जोड़ने होते हैं, तो APPLE किससे आएगा? इससे आएगा। बी बॉय किससे आएगा? इससे आएगा। CAT कैट कैट किससे आएगा? ये इससे आएगा। यानी ऐसे बच्चों को जोड़ना किस में सिखाते हैं? शब्द साक्षर परीक्षण में पढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है हमारा पिक्चर फ्रस्ट्रेशन परीक्षण। इसके जनक कौन है? रोजनबिंग। ठीक है दोस्तों, रोजनबिंग। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा 16 PF, यानी इसके जनक कौन है? RB कैटल। इसका दूसरा नाम है 16 सीलगुड़ सिद्धांत। किसने बताए हैं? कैटल ने। PF की फुल फॉर्म आप लिखेंगे पर्सनालिटी फैक्टर। पर्सनालिटी फैक्टर यानी 16 PF किसने दिया? RB कैटल ने। 16 PF में किसका मापन किया जाता है? मापन व्यक्तित्व का। ठीक है दोस्तों, समझना। अगर उसने पूछा कि पिक्चर फ्रस्ट्रेशन परीक्षण के जनक कौन है? रोजनबिंग। अब उसने पूछा 16 PF के जनक कौन है? RB कैटल। इसने PF का दूसरा 16 सीलगुड़ सिद्धांत किसने बताया? कैटल ने। PF की फुल फॉर्म क्या? पर्सनालिटी फैक्टर। अब 16 PF में किसका मापन किया जाता है? व्यक्तित्व का मापन किया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एक और इधर लिख देता हूं मैं। एक होता है MPI,
इसके जनक हैं हाथवे एंड मैककिनले। इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे मिनीसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। ठीक है दोस्तों, हिंदी में मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व प्रश्नावली। यानी हाथवे और मैककिनले ने मिनीसोटा विश्वविद्यालय में व्यक्तित्व के बहुपक्षीय का मापन करने के लिए प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया। इस वजह से एमएमपीआई के जनक कौन है? हाथवे और मैककिनले। अब एमएमपीआई में मापन किसका करते हैं? व्यक्तित्व का। ठीक है दोस्तों, अब उसने पूछा एमएमपीआई के जनक कौन है? हाथवे और मैककिनले। इसकी फुल फॉर्म है मिनीसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, हिंदी में मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व प्रश्नावली। अब एमएमपीआई में मापन किसका करा जाता है? व्यक्तित्व का। 16 पीएफ में किसका मापन किया जाता है? व्यक्तित्व का। इसके जनक कौन? आरवी कैटल। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये थी प्रक्षेपण विधियां। मैंने आपको आईबीटी करा दी, टीएटी करा दी, सीएटी करा दी और एससीटी करा दी, पिक्चर फर्स्ट स्टेशन परीक्षक करा दिया, डब्ल्यूएटी करा दी। अब आती हैं व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। देखो समझना दोस्तों, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों को 3 भागों में बांटा गया है। एक है शारीरिक कारक, दूसरा है मनोवैज्ञानिक कारक, थोड़ा सा इनको समझें, इनमें कौन कौन सा है। पहले मैं एक एक करके लिखते रहा हूँ। पहला है शारीरिक कारक। अब इसमें कौन सा आता है? शारीरिक तंत्र, अंतः स्रावी ग्रंथियां, अन्य ग्रंथियां, और उसके बाद आता है हार्मोन्स। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं हम मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक दोस्तों, इसमें कौन कौन सा आता है? एक आता है मनोवैज्ञानिक कारक स्मृति, ध्यान, अभिप्रेरणा, उसके बाद सृजनात्मकता, बुद्धि, रुचि। इसके बाद एक और ले लेते हैं हम सामाजिक कारक। इसमें कौन सा आता है? परिवार, समाज, जन्म क्रम,
आर्थिक स्थिति, साथी समूह, विद्यालय। ठीक है दोस्तों, समझना। अगर उसने पूछा कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, शारीरिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, सामाजिक कारक। अब शारीरिक कारक कौन कौन से होते हैं? जैसे एक से वंशानुक्रम से जो भी हमें मिलते हैं, जैसे हमारी अंदर की जो भी पार्ट हो, शारीरिक तंत्र हमारा कैसा है, पर्सनैलिटी अच्छी है, बेकार है, हम ज़्यादा मोटे या ज़्यादा पतले हैं, जो भी होता। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती है? जैसे मैंने आपको पढ़ाया था थायराइड ग्रंथि और वो वाला, तो मैं इसमें लिख दे रहा हूँ थायराइड ग्रंथि, इसको इसमें आप यहाँ पर लिख लेना। अब मैं इसको ग्रंथियों को इधर लिख दे रहा हूँ। एक मैंने आपको पढ़ाया था थायराइड, एक पढ़ाया था पीयूष, एक पैंक्रियाज, एक पैराथायराइड और एक एंडिनल। यानी अंतःस्रावी ग्रंथि ये हैं, ये भी हमें अंदर से प्रभावित करती हैं। अगर हमारा मानसिक रूप से विकास नहीं होगा तो पर्सनैलिटी को प्रभावित करेगा। अन्य ग्रंथि बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। अब वैज्ञानिक कैसे होते हैं? मनोवैज्ञानिक कारक। कोई बच्चा क्रिएटिव नहीं है, बहुत नकल करता है, बहुत रट्टा मारता है, तो वो भी डिसमोटिवेट हो। अगर मैंने आपको बता दिया कि शारीरिक का दूसरा नाम होता है जैविकीय, इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं जैविकीय कारक से। अब जैविक, अगर सपोज मैंने आपको जैविक नहीं लिखा है, सारे लिखा है, तो जो क्रिएटिव बच्चा नहीं, वो रटने वाला है, अगर वो पूछता है कि जैविक के कारक कौन कौन से होते हैं, तो वो भूल जाएगा, क्योंकि उसने तो शारीरिक पढ़ा है। तो क्रिएटिव बच्चा वो कहलाता है जो एक क्षेत्र में नहीं बल्कि अन्य अनेक क्षेत्रों में सोच सके। स्मृति, किसी की मेमोरी अच्छी होती है, किसी की नहीं अच्छी होती है। कोई ज़्यादा जल्दी भूल जाता है, लेकिन कोई लंबे समय तक याद रखता है। तो वो पर्सनैलिटी को इफेक्ट करता है। ध्यान लगाने की प्रवृत्ति। आप कितने मोटिवेट हो सकते हैं किसी से? बुद्धि, एक बालक मूर्ख बुद्धि का होता है, एक प्रतिभाशाली बालक का होता है। अब जो प्रतिभाशाली बालक होता है उसकी पर्सनैलिटी अपनी अलग होती है। और रुचि, बहुत से व्यक्ति होते हैं कि किसी क्षेत्र में रुचि नहीं रखते हैं, बहुत से ये होते हैं कि कठिन प्रश्नों में रुचि रखते हैं। सामाजिक कारक, परिवार सबसे बड़ा इफेक्ट डालता है पर्सनैलिटी का। जैसा हमारा परिवार होगा उस हिसाब से हमारी आदतें, रुचि जो भी होगी वो पर्सनैलिटी होंगी। सामाजिक कारक, समाज, जैसा समाज मिलेगा। समाज 2 प्रकार का होता है, एक जीवित समाज और एक मृत समाज। जीवित समाज वो होता है जो परंपराओं को, यानी प्राचीन परंपराओं को छोड़कर बदलते परिस्थिति के अनुसार अपने आप में चेंज कर ले। मृत समाज वो कहलाता है जो प्राचीन रूढ़िबद्ध परंपराओं से ग्रसित होता है। जन्मक्रम, अब जन्मक्रम क्या होता है कि सपोज जैसे किसी परिवार में पहले बच्चे का जन्म हुआ उसको ज़्यादा प्रेम करेंगे, फिर दूसरे का हुआ उसको कम होंगे, जब से बाद में होता है उससे कम करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सबसे पहले वाले को सबसे लास्ट वाले को ज़्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन बीच वाले को ज़्यादा प्रेम नहीं करते, तो वो बड़ा इफेक्ट डालता है। आर्थिक स्थिति, गरीबी की बात होती है। स्थायी समूह, बिल्कुल जैसे हमारी मित्र मंडली होगी उसी हिसाब से हम उसका कार्य करेंगे। विद्यालय, अगर विद्यालय हमें अच्छा मिला पढ़ने के लिए, सपोज हम बात करें सीबीएसई बोर्ड की और यूपी बोर्ड की, जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल में क्या होता है कि उसमें अच्छे से शिक्षा नहीं दी जा सकती, लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड की उनमें अच्छी शिक्षा दी जाती है। तो ये सब हमारे पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं। दोस्तों ये थी पूरी पर्सनैलिटी, इसका मैंने जो आज दूसरा पार्ट बनाया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।